दिसंबर का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपने चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी काटती थी कि शरीर में जैसे कांटे चुभने लगे हों। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। अरे भाई, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। पता नहीं भाई, अब क्या होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो हमने कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांसें थम सी गई हैं। चारों तरफ बर्फ और ठंडी हवा का कहर फैला हुआ है। खेत, पेड़ और घर सब जैसे किसी जादुई चादर में ढक गए हों। हवा इतनी तेज है कि हर आवाज को निगल रही है। सच में भाई, इस ठंड की कड़ाके ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भय में डाल दिया है। भाई अब चलो अपने अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। सच में इस ठंड में बाहर टिकना नामुमकिन है। इसलिए अब चलते हैं ताकि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। गलियां सूनी हो जाती, चूल्हों का धुआं आसमान में घुलता और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती। उस गांव में रामू नाम का भी एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजारा चलाता। रामू का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वो अपने परिवार का पेट भरता। आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये ठंड और भी बढ़ती जा रही है। हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब बताओ हम क्या करें? तुम सही कह रही हो कमला। ऐसी जानलेवा ठंड हमने कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अलाव जलाकर भी कांप रहे हैं। सुना है इस बार कड़ाकेदार ठंड के साथ भयानक बारिश भी होने वाली है। पता नहीं कमला, आगे क्या होगा। वो तो अभी नन्हा सा बच्चा है, किसी तरह हम तो खुद को संभाल लेंगे। लेकिन अर्जुन का क्या होगा? वो तो अभी नन्हा सा बच्चा है। इतनी जानलेवा ठंड और कड़कती हवाएं, ये सब वो कैसे सह पाएगा? उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। चलो एक काम करते हैं, मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। उसी पैसे से हम छत की मरम्मत करवा देंगे और अर्जुन के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल खरीद लेंगे। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। अरे रामू भाई, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। मैं तो अभी आपके घर ही जाने वाला था। घर पर लकड़ी खत्म हो चुकी है और ऊपर से ये जानलेवा ठंड। रामू भाई, कृपया करके कुछ लकड़ी घर पर पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? अरे क्या बताऊं गोपाल भाई, देख रहे हो ना, ये ठंड जान लेने वाली है। और सुना है इस बार कड़कती ठंड के साथ भयानक बारिश भी आने वाली है। इसीलिए गोपाल भाई, मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूँ कुछ पैसे उधार मांगने। अच्छा ठीक है रामू भाई, जाइए, पर भूलना मत, जैसा भी हो किसी तरह लकड़ी घर पर पहुंचा देना, समझे? मुखिया जी, क्या आप थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? घर की मरम्मत करानी बहुत जरूरी हो गई है। अगर इस बार बारिश तेज हुई तो हमारा टूटा हुआ घर शायद टिक नहीं पाएगा। अरे रे, चुप हो जा रे बंदा। कहते उधार मांगने आया से, किस हिम्मत ते मेरे आगे हाथ फैलाया कर रहा से। तू सोचता से मैं कुबेर का बेटा सू क्या? देख, तेरे जैसे तो गांव में 100 हैं। दिन भर काम करता, रात भर खाता, सुविधा की बाट जो होता और पांव में छाला होने पर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मालिक कृपा करिए,
मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेहनत करके और हर संभव तरीका अपनाकर मैं पैसा लौटा दूंगा। बस अभी कुछ पैसे दे दीजिए। अरे चुप रह बेतमीज, मैंने तेने कितनी बार कहा से सुन ले भाई। अब मेरी जुबान बोल रही से और धैर्य का पल्ला टूट रहा से। एक बार फिर तेरी कोई बात सुनी तो हाथ चल जाएगा। समझा कर और फालतू बात करना बंद कर। मुखिया जी, दया कीजिए इस गरीब पर, इतना जुल्म मत कीजिए। घर में ना ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं, ना खाने को अनाज। भगवान के नाम पर थोड़ा रहम कीजिए मालिक, कृपया करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओए चुप कर, अब बहुत हो गया। जितनी इज्जत बची है उतनी रख ले। अगर तेरी जुबान दोबारा चली ना तो याद रख, तेरे हाथ यहीं इसी जगह तुड़वा दूंगा। समझ आया? ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से निकल जा। चल भाग जा मेरी नजरों के सामने से। रामू अब पूरी तरह हार मान चुका था। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। हर रास्ता बंद सा लग रहा था। दुखी मन और भारी कदमों के साथ वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा बच्चा, मेरी बीवी, सब इस भयानक ठंड से ठिठुर रहे हैं। घर में न आग जलाने को लकड़ी है, न तन ढकने को कपड़ा। हे प्रभु, अब मैं कैसे इनकी रक्षा करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा दे। तेरी दया ही अब आखिरी सहारा है। आज जंगल से लकड़ियां मिल गईं। कुछ हिस्सा मैं अपने घर ले जाऊंगा ताकि रात में बच्चे और पत्नी को आग जलाकर ठंड से बचा सकूं। बाकी आधी लकड़ियां मैं ऊंची मात्रा में बेच दूंगा ताकि उससे कुछ पैसा मिल जाए। उससे रोजमर्रा का राशन और जरूरी खर्च पूरे कर सकूं। अच्छा हुआ रामू बेटा, तुम लकड़ियां लेकर आ गए हो। अब तो पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होगी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और हाहाकार फैल गया है। रामू बेटा, जल्दी करो और लकड़ी दे दो, नहीं तो हाथ कपड़े जम जाएंगे और सब ठिठुर कर रह जाएंगे। चाचा, पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होने वाली है। अमीरों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। अच्छे कपड़े, खाना, घर की गर्मी, हर सुविधा उनके पास है। लेकिन हम गरीबों का क्या होगा? मेरे बच्चे, मेरी बीवी, उन्हें मैं कैसे इस कड़ाके की ठंड से बचाऊंगा? ठीक है चाचा, अब मैं घर निकलता हूँ। शाम होने वाली है और ठंड और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। घर पर मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे रामू, घर पर लकड़ी पहुंचा दी ना? हाँ भाई, लकड़ी पहुंचा दी है, बूढ़ा चाचा को दे आया हूँ। इतना कहकर रामू वहां से धीरे धीरे निकल जाता है। भाई अब चलो, हमें भी घर की ओर निकलना चाहिए। शाम ढल चुकी है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अगर देर हो गई तो रास्ता भी दिखाई नहीं देगा और ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभने लगेंगी। चलो जल्दी चलते हैं ताकि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाएं, नहीं तो ये रात बहुत भारी पड़ेगी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शाम ढलते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। ना कोई आदमी दिख रहा है, ना कोई जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है। जैसे पूरा गांव किसी डर में सिमट गया हो। ठंडी हवा अब और भी तेज चलने लगी है, जिससे शरीर कांप उठा है। चलो भाई, देर मत करो, जल्दी निकलते हैं अपने घर की तरफ, वरना ये ठंडी रात हमें रास्ते में ही जकड़ लेगी। थोड़ी देर बाद रामू भी अपने घर पहुंच जाता है। रामू की पत्नी अपने बच्चे को गोद में बैठाए ठंड से कांप रही थी और आंखों में डर के साथ इंतजार झलक रहा था। क्या हुआ जी, आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? देख रहे हैं ना, ये ठंड कितनी भयानक होती जा रही है। देखिए अपने बच्चे की हालत, कैसे ठंड में कांप रहा है। अरे क्या करूं कमला, मुखिया जी के पास गया था पैसे उधार मांगने, पर उन्होंने तो बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया। सोच रहा था अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो थोड़ा राशन ले आता और तेरे बच्चे के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले आता। पर क्या करूं कमला, हमारे नसीब में तो बस दुख ही लिखा है।
रामू, अब क्या करेंगे? रात और भी ठंडी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, बच्चा तो पूरी तरह कांप रहा है। कमला, कुछ करना होगा। मुखिया ने पैसे नहीं दिए, पर मैं एक काम करूंगा। मैं कल सुबह ही जाऊंगा जंगल में। वहां पर कई सूखी ठंडी लकड़ियां पड़ी होंगी। मैं उन्हें काटकर गांव में बेच दूंगा। जो पैसे आएंगे उससे राशन लाऊंगा और बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले आऊंगा। रामू भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह कुल्हाड़ी लेकर? अरे वो तो अच्छा है, पर सुनो, जंगल मत जाओ। क्या हुआ? मैंने कल ही सोचा था जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर बेच दूंगा, राशन ले आऊंगा। अरे भैया, मुखिया ने सारी अच्छी लकड़ियां ही उठा ली है। उसके लोग सुबह सुबह ही आ गए थे। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे सभी लकड़ियां काट दी और अपने गोदाम में ढोकर ले गए। वो सब बोल रहे थे इन्हें ऊंचे दामों में बेच देंगे। मैं देख रहा था भैया, जैसे हमारी मेहनत और बच्चों की जरूरत की लकड़ियां बस उनके लिए बाजार का सामान बन गई हों। लड़की की बात जैसे ठंड की एक और परत हवा में गिर गई। रामू के हाथ ठहर गए। कुल्हाड़ी का हत्था उसके घुटनों पर जैसे और भारी हो गया। तुम सच बोल रहे हो ना? मुखिया और उसके लोग सचमुच जंगल की सारी अच्छी लकड़ियां उठा ले गए क्या? क्या हमारे ही बचा पाया सामान को उन्होंने ढोकर ले भाग दिया? अरे भैया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। जंगल में अब एक भी सूखी लकड़ी बची नहीं है। वे लोग रात दर रात आकर चुपके से चुनिंदा सूखी लकड़ियां काटकर उठा ले गए। लड़के की हर एक बात रामू के सीने में एक गर्म चिंगारी जला गई। ये आग किसी ईंट का नहीं, मेहनत और बांटी हुई उम्मीदों के लिए जलती आग थी। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। पर जब रामू जंगल पहुंचा, आंखों के सामने जो नजारा था उसने उसकी उम्मीदों को चीर दिया। जहां पहले से सूखी लकड़ियों के ढेर थे, वहां अब खालीपन पसरा हुआ था। पर लकड़ियां कहीं नहीं। हवा ने उसकी कुल्हाड़ी के पास से गुजरते हुए एक कांटेदार खामोशी छोड़ दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? जिस पर मेरी उम्मीदें टिकी थीं, उसे किसी और ने उठा लिया। ओ प्रभु, और कितनी पीड़ा देंगे आप इस गरीब इंसान को? मेरी मेहनत, मेरी आशाएं और बच्चों की जरूरतें सब खाली हाथ रह गईं। अब क्या बचा है मेरे पास? रामू अब और क्या करता? उसके होश उड़ चुके थे। बेचारा जिस उम्मीद के सहारे जंगल आया था, अब वही उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी। उधर घर में कमला और उसका बेटा आंखों में उम्मीद लिए रामू का इंतजार कर रहे थे। हर बीतते पल के साथ ठंड और भी तेज होती जा रही थी। हे भगवान, ठंड तो और भी बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। घर में कमला और मेरा बेटा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, देर नहीं करनी चाहिए। फिर रामू ठिठुरती ठंड को चीरते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मन में एक ही ताकत थी, कमला और बेटे तक पहुंचने की। हर झोंके के साथ ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर जाती थी। क्या हुआ जी? अब ठीक तो है ना? कहाँ थे इतनी ठंड में? बाहर तो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अगर आपको कुछ हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे? अरे क्या बताऊं कमला, क्या बताऊं? अब तो पता नहीं क्या होगा कमला। क्यों जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आपके चेहरे से लग रहा है जैसे कोई गहरी चिंता सता रही हो। कमला, मैं जंगल लकड़ियां इकट्ठा करने गया था। सोच रहा था कि लकड़ियां लाके गांव में बेच दूं और उस पैसे से घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊं, तो तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लाऊं। लेकिन कमला, सब कुछ खत्म हो गया कमला, सब कुछ। अरे क्या हुआ है जी? आप साफ साफ तो बताइए ना जी, क्या हुआ है? कमला,
मैं जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए, लेकिन वहां जाके देखा सब लकड़ियां गायब थीं। एक भी लकड़ी नहीं बची थी कमला, सब लकड़ियां पहले ही काट कर ले जाई जा चुकी थी। लेकिन कौन ले गया जी, और ऐसा क्यों किया गया? और कौन हो सकता है कमला, जिसके पास कोई दया या रहम नाम की चीज ही नहीं है? इस गांव का मुखिया है कमला। उसने जंगल की सारी लकड़ियां जला दिया। सुबह ही उसके लोग आए थे और सारी लकड़ियां काट कर ले गए। लेकिन वो इतनी सारी लकड़ियों का क्या करेगा जी? क्यों काट कर सब कुछ ले गया? अरे कमला, मैंने सुना है वो सारी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचेगा। उसने बिल्कुल साफ साफ सोच रखा है लोगों की मुसीबत का फायदा उठाना। अब जब इतनी भयंकर ठंड है तो सबको लकड़ियां चाहिए ही चाहिए, और जब गांव में कोई लकड़ी ही नहीं मिलेगी तो लोग मजबूरी में सीधे मुखिया के पास ही जाकर लकड़ी खरीदने को विवश होंगे। हे भगवान, अब क्या होगा जी? अब हम क्या करेंगे? एक तो हमारे पास ठंड से बचने के लिए ना तो कोई गर्म कपड़ा है, ना ही कोई दूसरी चीज। बस वही लकड़ियां ही हमारा सहारा थी, जिनसे हम अपना चूल्हा जलाते थे, जिनसे ये ठंडी रातें काटते थे। लेकिन अब वो भी नहीं रही। अब क्या होगा जी? मेरा छोटा बच्चा इस ठंड को कैसे सहन कर पाएगा? कहाँ जाए, किससे मदद मांगे? तुम चिंता मत करो कमला, मैं कुछ तो उपाय ढूंढ लूंगा। ठंड से बचने के लिए तुम बच्चे को अंदर ले जाकर लेटाओ। आज रात के लिए थोड़ी सी बची हुई लकड़ियां जला देंगे, उससे काम चल जाएगा। रात तो गुजर ही जाएगी, कल कुछ और सोचेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। इस कटु ठंड से केवल रामू और उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव त्रस्त था। चारों ओर ठंड का कहर फैल चुका था। हवा में बर्फ की सुई जैसी चुभन महसूस हो रही थी और लोग झिझकते हुए अपनी झोपड़ियों में ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। भाई, ऐसी कड़कती ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी, न महसूस की थी। पता ही नहीं चलता कि ये ठंड और कितनी बढ़ेगी। तुम सही कह रहे हो भाई, ऐसी कड़कती ठंड को सहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हवा में बर्फ की सुई जैसी चुभन है, सांसों से धुआं निकल रहा है और हर कोई अपने शरीर को ढक कर भी ठंड से कांप रहा है। ऐसी कड़कती ठंड में बस एक ही चीज हमें बचा सकती है भाई, लकड़ी। लेकिन पता नहीं भाई, आज रामू लकड़ी क्यों नहीं लाया? शायद उसे खबर ही नहीं थी कि ठंड इतनी बढ़ गई है। फिर भी इतनी जरूरत होने पर वो लकड़ी देने क्यों नहीं आया? अरे भाई, तुमने सुना नहीं? जंगल की सारी लकड़ियां काट दी जा चुकी हैं। अब एक भी लकड़ी नहीं मिल रही है। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? कल जब मैं जंगल देखकर आया था, वहां बहुत सारी लकड़ियां पड़ी थीं। अब सुनकर जानकर तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी सब कट गई। भाई, हमारे गांव के मुखिया ने सारी लकड़ियां काट दी हैं, और तो और लकड़ियों के दाम भी काफी बढ़ा दिए हैं। अब इतनी कड़कती ठंड में ये हाल देखकर लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। जो भी हो भाई, मुझे बस लकड़ी चाहिए, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, और नहीं तो इस ठंड में कोई भी नहीं बचेगा। चारों तरफ बर्फ की चुभन, कांपती हवाएं और डर का माहौल है। अब कोई इंतजार नहीं कर सकता, हर पल कीमती है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन ठंड अब भी अपनी पूरी ताकत से बरकरार थी। चारों ओर कोहरे की चादर फैली थी और लोग ठिठुरते हुए थर-थर कांप रहे थे। कुछ अपने हाथों को रगड़कर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ अलाव की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। हवा में सिहरन ऐसी थी कि लगता था मानो ठंड हड्डियों तक उतर आई हो। लेकिन इस भयंकर ठंड में एक आदमी ऐसा भी था जो लोगों की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहा था, गांव का मुखिया। उसने जंगल से लाई हुई लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया था। जब गांव के लोग ठंड से कांप रहे थे तो वो अपने मुनाफे की गर्मी में खुश था। किसी के घर में आग नहीं थी, लेकिन उसके घर के चूल्हे में सिक्के जल रहे थे। अरे मुखिया जी, बस एक चिरौंजी सी लकड़ी दे दीजिए। बच्चे कांप रहे हैं, रात कट ही नहीं रही, नहीं तो इस ठंड में हमारी जान चली जाएगी। अरे ओ छोटे, लकड़ी देने में कौन मना कर रहा है रे? ये सब तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए रखी हैं। पैसे दे और जितनी चाहिए उतनी लकड़ी उठा ले जा, मुफ्त में तो कुछ न मिलेगा। ठीक है मुखिया जी, इसके कितने पैसे हुए? तेरे हो गए 60 रुपए रे छोरे। अरे ये क्या मुखिया जी, इतनी ज्यादा कीमत आप कैसे ले सकते हो? गांव में तो रामू भाई 20 रुपए में लकड़ी दे जाता था, और आप तो इतने बड़े दाम बोल रहे हो। अरे अगर लकड़ी चाहिए तो बोल दे,
वरना अभी यहीं से हट जा। लकड़ी लेनी है तो इतने पैसे देने ही होंगे, वरना साइड हो जा। मुझे और भी लोगों को लकड़ियां बेचनी है। ठीक है मुखिया जी, दीजिए। अब हम और क्या कर सके? अगर लकड़ी नहीं मिली तो ठंड से मर ही जाएंगे। उस दिन पूरे गांव के लोग लकड़ी खरीदने के लिए मुखिया के पास इकट्ठा हुए थे। मुखिया सबको ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेच रहा था, जबकि रामू और उसका परिवार ठंड से कांप रहे थे। रामू क्या करता, उसके पास पैसे ही नहीं थे। आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? देख ही नहीं रहे क्या मेरा बच्चा कितनी ठंड में थर थर कांप रहा है? जाएं और मुखिया से कुछ लकड़ी ले आइए। रामू को साफ साफ पता था कि उसके पास लकड़ी खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है, फिर भी वो किसी आशा के सहारे मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। रामू मुखिया के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव के कई लोग लकड़ी खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। रामू ने जरा भी देर न की, वो धीरे से कतार में लग गया, उम्मीद की एक हरी किरण दिल में लिए कि शायद उसे भी कोई मदद मिल जाए। मुखिया एक एक करके सभी लोगों को लकड़ियां बेच रहा था। आखिरकार रामू की बारी आ ही गई। अरे रामू, कैसे आ गया? मुखिया जी, हमें भी जरा सी लकड़ी दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे और बीवी ठंड से मर जाएंगे। कृपया मुखिया जी, कुछ लकड़ियां हो दे दीजिए, मैं आपको उसके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। ये लकड़ियां उधार मांगने आया है? तू क्या समझता है खुद को? मैं कोई गरीब खाना खोला हूं क्या कि लकड़ियां सबको मुफ्त बांट दूं? और वैसे भी तू तो सबको लकड़ी बेचता था, आज अचानक तेरे पास लकड़ियां कम कैसे हो गईं? मुखिया जी, ऐसा मत कहिए, मेरी बीवी और बच्चे ठंड से मर जाएंगे। मैं आपके चरणों पर गिरकर हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके कुछ लकड़ी दे दीजिए। अरे बस कर, अब दफा हो यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों तुझे पिटवाना पड़ेगा। ये लकड़ियां गरीबों के लिए नहीं हैं, जिनके पास पैसे हैं वही आगे आए, वरना मत आओ। अब तू यहाँ क्यों खड़ा है? चल भाग यहाँ से। रामू कुछ कर न सका और मन भारी भारी भावनाओं से दबा हुआ वहां से उदास होकर अपने घर लौट आया। क्या हुआ जी, लकड़ी मिल गई या नहीं? क्या बताऊं कमला, मुखिया ने एक भी लकड़ी उधार नहीं दी, उल्टा मुझे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। क्या होगा जी, अब हम क्या करेंगे? लकड़ी के बिना तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो कमला, देखना कल तक मुखिया का सारा घमंड टूट जाएगा और गांव के हर घर में लकड़ी होगी, तुम देख लेना। रामू के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। कोई योजना, कोई चाल जो सुबह तक मुखिया का सारा घमंड तोड़ देगी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। ठंडी अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। हवा में बर्फ सी सिहलन घुली थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। ऐसे में रामू ने कांपते हुए दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे सीधे मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसों से भांप उठ रही थी, लेकिन उसके मन में जल रही आग उस ठंडी रात से कहीं ज्यादा गर्म थी। कुछ ही देर में रामू मुखिया के गोदाम तक पहुंच गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की झोंकों से टिन की छत चरमराने की आवाज आ रही थी। गोदाम के अंदर से लकड़ियों की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। रामू ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला करने जा रहा हो। अब देखता हूँ मुखिया क्या करेगा। कल सुबह होते ही उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और कल से गांव के किसी को भी मुखिया से लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात कट गई और सुबह हो चुकी थी। पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी। हर घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा सा ढेर रख दिया गया था। लोग हैरान थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे। कुछ की आंखों में राहत की चमक थी तो कुछ के चेहरे पर अब भी सवाल और उत्सुकता झलक रही थी। अरे भाई, ये लकड़ियां यहाँ कहाँ से आ गईं? किसने किया ये सब? कौन हो सकता है जिसने हमारे लिए इतनी मदद की? खैर, जो भी हुआ, आज से ठंड से हमारे झगड़े खत्म। अब हम आराम से और खुशी से लकड़ी जलाकर रात काटेंगे। घर घर में आग की हल्की चमक होगी, चूल्हों पर आराम से खाने बनेंगे और बच्चों की हंसी गूंजेगी। ठंडी अब हमें डरा नहीं पाएगी। हम सब साथ हैं और इस गर्माहट के साथ अब सर्दियां भी मीठी लगेंगी।